और 3 चीजें हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल भी सकती हैं। उसमें से पहली है, दुनिया सोच रही थी कि 1 हफ्ते में ये वॉर खत्म हो जाएगा, पर ये नहीं हुआ। 20 दिन में ये वॉर एक देश से निकल के 12 देशों तक पहुंच गई। रोज एक नया फ्रंट खुल रहा है, रोज एक नया देश इस वॉर के करीब आ रहा है। अब सऊदी अरेबिया भी बोल रहा है कि हमारा पेशेंस खत्म हो रहा है और 7 देश मिलकर आ रहे हैं अमेरिका की मदद करने के लिए। ईरान भी बोल रहा है कि हॉर्मुज बंद रहेगा, हॉर्मुज को कोई नहीं खुलवा सकता। वो हॉर्मुज जहां से इंडिया की 47% गैस आती है, 54% LPG आता है, जहां से इंडिया की खाद आती है। ये वॉर अब सिर्फ न्यूज नहीं रही, ये आपके घर तक आ गई है। देखो, जब 28 फरवरी को ईरान पर अटैक हुआ था, तब दुनिया ने सोचा था कि ये सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। कुछ ही दिन में ये वॉर खत्म हो जाएगी, लेकिन पहले हफ्ते में ही ईरान ने जवाब दिया और इजराइल पर मिसाइल्स दागे। गल्फ कंट्रीज में अमेरिकन बेसिस पर ड्रोन्स और मिसाइल्स से अटैक किया, ठीक वैसा ही जैसा एक्सपर्ट्स ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था। लेकिन दूसरे हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। ईरान ने लेबनान में अपने हिजबुल्लाह फोर्सेस को एक्टिव कर दिया। इजराइल की नॉर्दर्न बॉर्डर पर ग्राउंड वॉर शुरू हो गया। एक तरफ इजराइल ईरान से लड़ रहा है, दूसरी तरफ लेबनान से। फिर साइप्रस एक छोटा सा यूरोपियन आइसलैंड है जो कि मेडिटेरियन सी में है। वहाँ एक ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स बेस है, RAF अक्रोत्री। ईरान ने वहाँ ड्रोन से अटैक किया। ये अटैक एक यूरोपियन यूनियन देश के मेंबर पर था। ये सिर्फ मिलिट्री एस्केलेशन नहीं था, ये यूरोप के देशों को एक सीधा मैसेज था कि तुम भी इस वार से ज्यादा दूर नहीं हो। फिर टर्की एक नाटो का मेंबर है। ईरानियन मिसाइल्स टर्की टेरिटरी में गिरी। नाटो के कॉन्फ्रेंस रूम में पहली बार ये सवाल उठा, क्या ये नाटो वॉर बन सकती है? और फिर वो हुआ जो 40 सालों में कभी नहीं हुआ था। ईरान ने अपने सबसे बड़े हथियार यूज किए, बिना किसी प्रॉक्सी के, बिना हूती के, बिना हमास के और बिना हिजबुल्लाह के। ईरान ने गल्फ के देशों पे एक साथ अटैक किया। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, जॉर्डन और इजराइल में 40 सालों में ईरान ने यह कभी नहीं किया था। ईरान हमेशा पीछे से खेलता था किसी और के हाथों से, पर अब वो खुद ही सामने है। यही वो मूवमेंट था जब ये वॉर ईरान और US की वॉर नहीं रह गई, ये पूरे गल्फ की लड़ाई बन गई और अभी भी ये खत्म नहीं हुई। 18 मार्च तक इस वॉर के 3 हफ्ते हो गए थे, लेकिन यहाँ इजराइल ने एक फैसला किया। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री टारगेट्स ये तो पहले ही निशाने पे थे, अब कुछ और करो, कुछ ऐसा जिससे ईरान की पूरी इकोनॉमी सीधे टूट जाए। और इजराइल ने ये किया भी। साउथ पार्स, ये जगह का नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, पर यह जगह आपसे सीधे कनेक्टेड है। साउथ पार्स दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है। ये 9700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ईरान की 70% से ज्यादा डोमेस्टिक गैस सप्लाई यहीं से आती है। इसके गैस से ईरान के पावर प्लांट्स चलते हैं, इसके गैस से पेट्रोकेमिकल्स फैक्ट्रीज चलती हैं। ये ईरान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन साउथ पार्स में एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये रिजर्व सिर्फ ईरान का नहीं है, जमीन के नीचे यही गैस एक और जगह भी पहुंचती है, पर्सियन गल्फ के दूसरी तरफ, यानी कतर की तरफ। कतर इस गैस को नॉर्थ फील्ड कहता है। दोनों देश एक ही जमीन के नीचे से गैस निकालते हैं। इजराइल ने 18 मार्च को साउथ पार्स में मिसाइल्स दागे और इसको तबाह कर दिया। और ईरान ने फैसला किया कि अगर हमारा गैस फील्ड तबाह हुआ है तो हम किसी और का गैस फील्ड भी तबाह करेंगे। लेकिन ईरान ने ईरान पे मिसाइल्स दागने वाले इजराइल को निशाना नहीं बनाया, ईरान ने कतर को निशाना बनाया, जबकि कतर ने इस पूरी वॉर में कोई भी हाथ नहीं डाला था। कतर ने खुद साउथ पार्स के अटैक को खतरनाक और गैर जिम्मेदारी से उठाया गया कदम कहा। कतर ने अमेरिका का साथ भी पब्लिकली नहीं दिया था। फिर भी ईरान ने कतर के रास लफान पर मिसाइल से दाग दिए और तबाह कर दिया। पर ऐसा क्यों किया? क्योंकि कतर में अमेरिका का अल उदैद एयर बेस है। मिडिल ईस्ट में ये अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। यहाँ 10,000 अमेरिकन फोर्सेस हैं और इस वॉर की पूरी प्लानिंग भी यहीं से हो रही थी। ईरान का मैसेज क्लियर था कि अगर तुम्हारे दोस्त हमारे घर को निशाना बनाएंगे तो हम तुम्हारे घर को निशाना बनाएंगे। और रास लफान को जला दिया गया। रास लफान कोई छोटी जगह नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा LNG प्लांट है। कतर ने तुरंत फोर्स मैज्योर डिक्लेयर किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया बिना पेनाल्टी के, क्योंकि अब कोई प्लांट ही नहीं रहा और इसके रिपेयर्स में 4 से 5 साल लगेंगे। एक ही रात में $20 बिलियन का नुकसान हो गया। अब यहाँ आके इंडिया का सवाल आता है। इंडिया अपनी गैस की जरूरत का 47% कतर से पूरा करता है। वही कतर, वही रास लफान जो अब 5 सालों के लिए
इफेक्टिवली बर्बाद हो गया। इंडिया की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इमरजेंसी पावर्स यूज की हैं, इंडस्ट्रियल यूजर्स की गैस सप्लाई काट दी है, हाउस होल्ड और सीएनजी को प्रायोरिटी दी है, रिफाइनर्स को रोज रिपोर्ट देनी पड़ रही है। लेकिन हर जगह गैस की बात हुई, सिलेंडर की बात हुई, लेकिन जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है वो है खाद। जिस हारमुज से हमारी गैस आती है उसी हारमुज से दुनिया का 46% यूरिया भी आता है। यूरिया यानी खाद। कतर का दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया प्लांट काफको बंद हो गया जब राज लफान जला। इंडिया के 3 यूरिया प्लांट्स, इनमें प्रोडक्शन कट कर दी गई क्योंकि उन्हें गैस नहीं मिल रही। इफ्को दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी, इसने आउटपुट काट दी। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, इंडिया में मानसून जून में आता है और खाद जून से पहले खेत में पहुँचनी चाहिए, और अभी मार्च का महीना है और खाद की सप्लाई अभी से टूट रही है। और इंडिया पूरी दुनिया का 40% चावल अकेले ही एक्सपोर्ट करता है। अगर इंडिया के खेत में सही वक्त पे खाद नहीं आई तो ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 18 मार्च की रात जब साउथ पार्स में बॉम्ब गिर रहे थे तब ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में एक पोस्ट डाला। ट्रंप ने लिखा, अमेरिका को इस हमले के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन 1 घंटे में रियूटर्स ने खबर दी, एपी ने कंफर्म किया, CNN ने भी वेरीफाई किया। 3 अलग एजेंसीज का एक ही जवाब था कि 3 इजरायली ऑफिशियल्स ने नाम नहीं लेने की शर्त पर बताया कि ये अटैक अमेरिका के साथ मिलकर प्लान किया गया। ट्रंप इसके बारे में जानते थे, तो ट्रंप ने आखिर झूठ क्यों बोला, इसको जानने के लिए 16 दिन पीछे जाना पड़ेगा। जब वॉर शुरू हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे तब ट्रंप के अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और किसी ने पूछा अमेरिका ने ईरान पर पहले अटैक क्यों किया, जबकि ईरान ने डायरेक्टली अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं किया था। रूबियो ने सीधा जवाब दिया, उन्होंने कहा अगर इजराइल पहले हमला करता तो अमेरिका एनीवे इस वॉर में खिंच ही जाता, इसलिए अमेरिका ने खुद ही पहले अटैक कर दिया। इस एक लाइन ने पूरी बात कह दी। रूबियो का मतलब था कि इजराइल ने अमेरिका को मजबूर किया, अमेरिका खुद नहीं गया बल्कि इजराइल की वजह से गया। और यही वो लाइन थी जो ट्रंप के अपने सपोर्टर्स को भी नहीं चाहिए थी। मागा के अंदर आवाजें उठने लगी, हम इजराइल के हाथों का खिलौना बन गए हैं क्या। ट्रंप के अपने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने रिजाइन कर दिया और रेजिग्नेशन लेटर में लिखा, ईरान से अमेरिका को कोई सीधा खतरा नहीं था, हमने ये वॉर इजराइल के दबाव में आकर शुरू किया। तो जब 18 मार्च को साउथ पार्स में बॉम्बिंग हुई तब ट्रंप को पता था, फिर भी ट्रंप ने लिखा कि उन्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि ट्रंप अगर ये मान जाते कि उन्होंने ही इसे अप्रूव किया था तो फिर से लोग वही बोलने लगते कि ट्रंप इजराइल का पपेट है। ट्रंप ने झूठ बोला सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए, और यही वो जगह है जहाँ ये वॉर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नेतन्याहू की नजर में ये वॉर ईरान को परमानेंटली खत्म करने के लिए है। इजराइल ईरान में रेजिम चेंज करके एक नया ईरान बनाना चाहता है जो ईरान इजराइल के लिए सेफ हो, और ट्रंप की नजर में ये वॉर न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए है। उनकी नजर में इसे जल्दी खत्म करके डील करके घर जाना है। अमेरिका और इजराइल दोनों साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों का मकसद अलग है। नेतन्याहू का कहना है कि जमीन पर फौज चाहिए तभी काम बनेगा, और ट्रंप बोल रहे हैं कि मैं कोई फौज नहीं भेजने वाला। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और अपडेटेड वीडियो आएंगी। अब जब ये वॉर शुरू हुई तब ट्रंप ने नाटो मेंबर्स को कॉल किया और कहा कि हमारा साथ दो और हॉर्मुज खुलवाने में हमारी मदद करो। जर्मनी ने जवाब दिया और कहा कि ये नाटो की वॉर नहीं है और आने से मना कर दिया। फ्रांस ने कहा हम भी इसमें नहीं आने वाले। यूके ने भी मना कर दिया। अमेरिका जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, उसके करीबी दोस्तों ने ही उसका साथ देने से मना कर दिया। फिर कुछ दिन बाद ट्रंप ने ट्वीट किया, दुनिया के कई देश हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, और कौन से देश आ रहे हैं उनका नाम नहीं बताया। एक दिन बाद ट्रुथ सोशल पर फिर से लिखा, वी डोंट नीड द हेल्प ऑफ एनीवन, और उसके एक दिन बाद नाटो पे भड़क गए और कहा कि नाटो का बहुत बुरा फ्यूचर होगा अगर उसने हमारा साथ नहीं दिया। और फिर 19 मार्च को यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, जापान, इन 6 देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन की। बाद में कनाडा भी आया और साथ हो गए। स्टेटमेंट में लिखा कि हम हॉर्मुज में सेफ पैसेज इंश्योर करने के लिए कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं। अभी 20 मार्च तक इन 7 देशों में से किसी ने भी गल्फ में अपनी वॉरशिप नहीं भेजी है। और इस वॉर का सबसे बड़ा सच अमेरिकन सीनेटर क्रिस मर्फी ने बताया है। उन्होंने यूएस सीनेट में खुल्लम खुल्ला बोला है, हॉर्मुज के बारे में ट्रंप के पास कोई प्लान ही नहीं था। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, पर इतना बता सकता हूँ कि ट्रंप को अभी भी नहीं पता है कि हॉर्मुज को सेफली कैसे खोला जाए। एक एनालिस्ट ने बोला कि बाकी देशों के साथ गठबंधन वॉर से पहले बनाते हैं, वॉर के बाद नहीं। वॉर के पहले हफ्तों और महीनों की डिप्लोमेसी चाहिए होती है। यहाँ तो वॉर शुरू हो गई और ट्रंप अब गठबंधन ढूंढ रहे हैं। और ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई, जो खामनेई का बेटा है, उसने एक ही बात कही
हॉर्मुज बंद रहेगा, कोई भी नहीं खुलवा सकता। और अब वो सवाल है जो इस पूरी वॉर में सबसे जरूरी है, क्या ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है? इसका सीधा जवाब है अभी नहीं। अभी 3 चीजें हैं जो इसको रोक रही हैं, पर 3 चीजें और हैं जो इसको वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल भी सकती है। जो इसको रोक रही है उसमें पहली चीज है कि रसिया और चाइना अभी भी इससे बाहर हैं। रसिया का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। चाइना ईरान का सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर है। दोनों ने यूएन में ईरान के खिलाफ रिजोल्यूशन कंडेम नहीं किया, लेकिन दोनों सीधा वॉर में भी नहीं आए। रसिया यूक्रेन में उलझा हुआ है। चाइना पहले से ही ताइवान को लेकर अमेरिका से टेंशन में है। जब तक रसिया और चाइना इस वॉर से दूर रहेंगे तब तक ये वॉर रीजनल ही रहेगी, ग्लोबल नहीं बनेगी। दूसरी चीज है ईरान की अपनी इकोनॉमिक्स। ईरान की इकोनॉमी वॉर से पहले ही टूट रही थी। इन्फ्लेशन 70% पर थी। ईरान की करेंसी रियाल भी रिकॉर्ड लो पर थी। साउथ पार्स पर बॉम्बिंग होने के बाद ईरान की खुद की गैस सप्लाई खत्म हो रही है। ईरान के पावर प्लांट्स भी बंद होने लगे हैं। एक वक्त आएगा जब ईरान की इकोनॉमी ही उसको सीज फायर करने के लिए मजबूर कर देगी। तीसरी चीज है इजराइल की लिमिट। इजराइल के अपने पुराने पीएम ऑलमर्ट ने कहा है और 2 हफ्ते लड़ोगे उसके बाद क्या होगा, सीज फायर। लेकिन ईरान 2 साल में ही फिर से सब कुछ बना लेगा। इजराइल के पास ना तो इन्फिनाइट बॉम्ब्स हैं और ना ही इन्फिनाइट अमेरिकन सपोर्ट। एक दिन ये वॉर रुकेगी ही, क्योंकि इजराइल के पास भी लिमिट्स हैं। और 3 चीजें हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल भी सकती हैं। उसमें से पहली है सी माइंस। CNN ने रिपोर्ट किया है कि ईरान हरमुज में सी माइंस बिछा रहा है। सी माइंस वो है जिनके ऊपर से कोई शिप निकले तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। एक भी टैंकर अगर माइन से ब्लास्ट हुआ और पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई एक दिन के लिए रुक गई तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, गवर्नमेंट पैनिक आएगा और मिलिट्री रिस्पांस इतना फास्ट होगा कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के पास वर्ल्ड क्लास की एयर फोर्स है, F-15 यूरो फाइटर। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हमारा पेशेंस अनलिमिटेड नहीं है। अगर ईरान ने सऊदी पर एक और बड़ा अटैक किया तो सऊदी अरेबिया खुद वॉर में कूद जाएगा। और जब सऊदी अरेबिया कूदेगा तो ये सिर्फ एक कंट्री की एंट्री नहीं होगी, ये पूरे सुन्नी वर्ल्ड का ईरान के खिलाफ होना होगा। तीसरी चीज है और ये सबसे खतरनाक है, न्यूक्लियर मटेरियल्स। नेतन्याहू ने 19 मार्च को कहा कि ईरान अब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता, और ये क्लेम उन्होंने बिना किसी सबूत के दिया। जबकि इजराइल का खुद का इंटेलिजेंस कहता है कि ईरान के पास अभी भी 450 किलोग्राम हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है जो अंडरग्राउंड बंकर्स में है, और ये 5 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने के लिए काफी है। और ये मटेरियल एग्जैक्टली है कहाँ ये किसी को नहीं पता। और नातांज के पास एक जगह है पिकाक्स माउंटेन जहाँ कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, 100 मीटर अंडरग्राउंड, जहां कोई बॉम्ब नहीं पहुंच सकता। यहाँ सिर्फ अमेरिका का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बॉम्ब ही काम आ सकता है, या फिर जमीन पर कमांडोज ही काम आ सकते हैं। मतलब ये वॉर खत्म भी हो गई तो जो प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं रहेगी। न्यूक्लियर मटेरियल अभी भी ईरान के पास है और किसी को नहीं पता कहाँ है। ये वॉर सीज फायर से खत्म नहीं होगी, ये बस कुछ महीनों के लिए रुक सकती है। ट्रम्प इस वॉर के लिए $200 बिलियन कांग्रेस से मांग रहे हैं, जबकि अमेरिका पहले से ही $36 ट्रिलियन के कर्ज में है। और हॉर्मुज वो रास्ता जहां से इंडिया की गैस और इंडिया की खाद आती है वो अभी भी बंद है। और प्रॉब्लम की बात यह है कि किसी के पास इसको खोलने का कोई प्लान ही नहीं है। ये वॉर 20 दिन में 12 से ज्यादा देशों तक पहुंच गई और अगले 20 दिनों में कहां पहुंच जाएगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज तय है, जब तक हॉर्मुज बंद है, जब तक न्यूक्लियर मटेरियल किसी बंकर में छुपा है, ये सिर्फ वहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी भी प्रॉब्लम है। ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई, जो अपने पिता से ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा खतरनाक है, अब ये वॉर उसके हाथों में है। अगली वीडियो में आगे की कहानी समझेंगे। तब तक आपको इस वीडियो से कुछ नया पता चला हो तो वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।